हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम में हिंदी का कॉपी कैसे लिखना है, पूरी हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है और कॉपी लिखने का बोर्ड एग्जाम में सही तरीका क्या है, और इस बार जो हिंदी का पेपर है ये पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें बताए गए गद्यांश, जीवन परिचय, कहानी, संस्कृत का गद्यांश, निबंध, उसके बाद में पत्र लेखन, ये सभी को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है और पेपर में कैसे सॉल्व करना है, ताकि हमें 95% इस बार की बोर्ड परीक्षा में हिंदी में मिल सके। तो जितने भी स्टूडेंट भैया 24 फरवरी 2025 बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 हिंदी का पेपर देने वाले हैं, हम उन सभी स्टूडेंट को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कॉपी कैसे लिखना है। कॉपी लिखने का जो बेहतरीन तरीका होता है, जो एक टॉपर क्लास का बच्चा टॉपर की तरह कॉपी लिखता है, इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे। पूरी कॉपी स्टूडेंट में लिख कर लेकर आया हूँ, वो चाहे आपका जीवन परिचय हो, गद्यांश कैसे सॉल्व करना है, पद्यांश कैसे हल करना है, उसके बाद में जीवन परिचय, कहानी, निबंध, संस्कृत का गद्यांश, श्लोक, उसके बाद में पत्र लेखन, संधि विच्छेद, ये सभी प्रश्नों को कैसे कॉपी में लिखना है, टॉपर की तरह कैसे लिखना है, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। बस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा बोर्ड एग्जाम में कौन सा पेन यूज करना है। एक आपका ब्लू, एक आपका ब्लैक, एक आपका स्केच, भी आपको बताऊंगा इसका उपयोग कहां पर करना है, और एक आपकी पटरी। ये चार चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये पेपर है जो कि बोर्ड के द्वारा भैया जारी हुआ पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर आपका कुछ इस प्रकार से 24 फरवरी की बोर्ड एग्जाम में आएगा, और आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं स्टूडेंट तो 95% आपका कोई भी नहीं काट सकता, ठीक है। आपका 95% पक्का है इस वीडियो को देखने के बाद में। आपको सारी चीजें बताऊंगा, जो भी है छोटी से छोटी बात में बताऊंगा, जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए हिंदी में, ठीक है। हिंदी की तैयारी कर रहे हो और हिंदी में यदि आप ये तरीका नहीं जानते हो तो आपका पूरा टाइम और आपका मेहनत वेस्ट है स्टूडेंट, क्योंकि कॉपी लिखना एक कला होता है, और वो कला आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए पेपर हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये कवर पेज होगा, ठीक है। पेपर है और ये कवर पेज है, यहाँ पर आप देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब कवर पेज में जो है वो जानकारी आपको भरनी होगी। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक अंकों में कैसे लिखना है? 6, 7, 8, 9, 5, 4, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 5 और 5, 10। अब इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिए परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक शब्दों में, ठीक है। तो देखिए 6, 6, 7, ठीक है, 8, इस तरह से लिखेंगे। देखिए 8 हो गया। यहाँ पर देखिए 6, 7, 8, उसके बाद में क्या है? 9। यहाँ पर देखिए 9 लिख देंगे अब इस तरह से, 9, फिर 5, 9, 5, 4, ठीक है, राइटिंग से लिखिएगा 4, फिर 6, फिर उसके बाद में क्या है? 3, 6, फिर 3, फिर 2, उसके बाद में क्या है? 1, ठीक है। ये हो गया आपका शब्दों में। विषय आपका कौन सा? हिंदी का पेपर देने वाले, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप लोग हिंदी लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न पत्र में आपको केवल लिखना है। पहले क्या होता था, 2 पेपर होता था, लेकिन अब केवल आपको लिखना है। प्रश्न पत्र अंकित संकेतक, यानी यहाँ पर आपको पेपर कोड लिखना है। पेपर कोड हो क्या होता है स्टूडेंट? ये देखिए ये पेपर कोड है आपका 170Y। यहाँ पर मैं लिख दूंगा इस तरह से, देखिए 170RY, ठीक है, 170RY ये पेपर कोड है आप लोगों का, ठीक है। परीक्षा का दिन कौन सा है? परीक्षा का दिन जैसे मान के मैं चलता हूँ मंगलवार, ठीक है, मंगलवार, ठीक है। उसके बाद में देखिए परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि यानी परीक्षा की किस दिन को है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 24, ठीक है, 24/2/2025 को आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर होने वाला है, ठीक है। द्वितीय, यहाँ पर हम लिख देंगे द्वितीय पाली, क्योंकि आपका जो है इंटरमीडिएट का ही द्वितीय पाली में पेपर होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने द्वितीय पाली लिख दिया। उसके बाद में परीक्षा कक्ष यानी रूम आपको लिख दे रहा है, यहाँ पर रूम नंबर लिख दे रहा है। दिनांक यहाँ पर आपको लिख दे रहा है 24, यहाँ पर देखिए 24/2/2025, ठीक है। और यहाँ पर देखिए केंद्र का नाम पूछा गया, तो केंद्र का मैं नाम ऐसे ही लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पंडित शीतला, ठीक है, पंडित शीतला शरण स्मारक इंटर कॉलेज, ठीक है, स्मारक इंटर
कॉलेज, बस आप इतना समझ, जहाँ पर आप पेपर देने गए वहाँ पर आपको इसका नाम लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद में कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम, जो भैया गार्डी यानी जिसकी गार्डी होगी, जहाँ पर आप रूम में बैठे होंगे, जो कॉपी और पेपर क्वेश्चन पेपर वगैरह देता है वही साइन करेगा इस पर, ठीक है। तो आपको इतनी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से खुद भरनी पड़ेगी। तो ये समझ में आपको आ गया होगा समझ में सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये पेपर दिया हुआ है, ठीक है, पेपर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। अनुक्रमांक यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पर अनुक्रमांक क्या है, 6 7 8 9 5 4 6 3 2 1, ये अनुक्रमांक। नाम जैसे मेरा नाम है शिवम, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर शिवम, ठीक है, नाम आपने लिख दिया। उसके बाद में देखिए 801 कोड है, 2025 में आपका पेपर है क्लास 12 हिंदी का। पूर्णांक आप लोग देख सकते हैं 100 नंबर का है। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का। निर्देश में है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरे पॉइंट में है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए खंड का में, खंड का में क्या होता है, 10 आपके स्टूडेंट बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट 50-50 नंबर दिया है, तो खंड का में आपके 50 नंबर के क्वेश्चन दिए होंगे। उसी प्रकार से खंड खा में भी आपके 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे। टोटल आपका 100 नंबर इससे कंप्लीट हो जाता है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए गद्य के माय डियर स्टूडेंट 5 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, टोटल आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न क्लास 12 हिंदी में पूछे जाते हैं, और गद्य के 5 और पद्य के 5 पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसको कॉपी में कैसे लिखना है, यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसको कॉपी में कैसे लिखना है, चलिए वो भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉपी में आपको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ये देखिए स्टूडेंट, कॉपी में लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका, और एक टॉपर स्टूडेंट कॉपी में कुछ इसी प्रकार से लिखता है। ये देखिए कॉपी में कुछ इसी प्रकार से लिखता है। यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर था, सबसे पहले मैंने लिख दिया खंड का। इसको यहाँ पर आप देखिए ऊपर मैंने लिखा है ना खंड का, अच्छे से काले पेन से, ये काला पेन है, ये देखिए ब्लैक पेन से, इससे। और जो मैंने आपको दिखाया था ना स्टूडेंट कि पटरी और ये जो स्केच, देखिए स्केच से क्या होता है, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये देखिए जो अंडरलाइन है ना, और पटरी की सहायता से देखिए इस तरह से हम करते हैं, इसको इस तरह से कर दिया, उसके बाद में क्या इसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। दिखने में कितना अच्छा हेडिंग लग रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एग्जामिनर भी भैया कुछ इसी प्रकार से आपको नंबर देगा, क्योंकि आपकी राइटिंग और आपकी लिखने के तरीके के ऊपर नंबर देता है। देखिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन भी भैया एग्जामिनर को इतना एक प्रकार से खुश कर दीजिए कि वो पूरा नंबर देने को मजबूर हो जाए, क्योंकि वो कहे कि भैया बच्चे ने मेहनत किया है, बच्चे ने बहुत ही राइटिंग से और अच्छे मन से लिखा है स्टूडेंट, ठीक है, राइटिंग से लिखा है, कोई गंदगी नहीं है, कोई भी इसमें गलत शब्द नहीं है, ठीक है, या कोई भी काट पीट नहीं है, तो उसी को नंबर एग्जामिनर अच्छा देता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पर, प्रश्नोत्तर नंबर 1। उसके बाद में देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 1 में टोटल 5 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, और जो हमें राइट आंसर पता था उसको मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। देखिए कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, तो प्रताप नारायण मिश्र भैया ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। तो प्रश्नोत्तर नंबर पहले का नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए का मैंने लिख दिया है, और का दूसरा वाला ऑप्शन सही है, ये देखिए प्रताप नारायण मिश्र वाला ऑप्शन सही, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। देखिए का नंबर का सेकंड वाला ऑप्शन सही है, प्रताप नारायण मिश्र, यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन की आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित पत्रिका है ये सरस्वती है, तो खा नंबर का आपका चौथा वाला ऑप्शन सही है, ये देखिए सरस्वती लिख दिया है। राइटिंग से लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई काट पीट नहीं है, बहुत ही इस एक प्रकार से टॉपर की तरह और बहुत ही मेहनत से ये लिखा गया है। जब आप मेहनत करोगे स्टूडेंट तो आपको रियलाइज होगा कि मैंने भैया अच्छा लिखा है, क्योंकि पढ़ने वाला और राइटिंग में लिखने वाला ही बच्चा कामयाब होता है, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो देखिए उसके बाद में देखिए गा नंबर में कि वासुदेव अग्रवाल यानी वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह नहीं है, तो इनमें से पूर्वोदय नहीं है, इसको भी मैंने लिख दिया है। यानी यहाँ पर जो मुझे राइट आंसर पता है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 में ये सारी चीज़ें आएंगी, और हमें जो राइट आंसर पता है उसी को हम लिखेंगे। यानी खा वाले में आपका चौथा विकल्प सही है, गा वाले में भी चौथा वाला विकल्प सही है, तो इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है। उसी प्रकार से मैं और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए घा वाले में आपका चौथा सही है, यहाँ पर देखिए लिख दिया उपेंद्र नाथ अस्कर। अड़ा वाले में भी चौथा सही है कि सन 1935 में, यानी जो भी राइट आंसर हो आपको इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग गैप कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो गैप मत कीजिएगा, एक ही में इसको
क्योंकि आपको राइट आंसर आता है तो आप एक ही में इसको एक प्रकार से पूरा कैलकुलेट करके लिख दीजिएगा। राइटिंग से लिखिएगा स्टूडेंट, कोई काट पीट ना होना चाहिए। आप इसका प्रयास कीजिएगा कि भैया हमारे तरफ से कोई काट पीट ना हो। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दूसरा देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का नंबर क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। अब ये कवि से रिलेटेड पूछा जाएगा, यानी उनकी रचनाओं से रिलेटेड आपके ये प्रश्न पूछे जाएंगे और ये पद्य की श्रेणी में आते हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या जो दूसरा है इसके भी 5 प्रश्न है, का, खा, घा, अड़ा, यहाँ पर देखिए घा, अड़ा। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन इसके भी दिए हुए हैं और इसके प्रश्नों को कैसे लिखना है यहाँ पर देखिए, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख दिया है, प्रश्नोत्तर नंबर 2 हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया है, ठीक है। हेडिंग मेरी इस तरह से क्या है, काले पेन से और ये जो पटरी की सहायता से इसको इस तरह से रखकर और डंडी खींच दी है, यानी इसको अंडरलाइन कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना सारा प्यारा, यानी कितना प्यारा लग रहा है स्टूडेंट। बस आप इतना समझिए, क्योंकि राइटिंग से लिखोगे स्टूडेंट तो पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कट होगा। 95 का जो सपना है वो पूरा जरूर होगा। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। जैसे यहाँ पर देखिए का वाला सही है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, इसको सरहापा को माना जाता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है सरहापा को, ठीक है। खा वाले में देखिए कि कला तथा बूढ़ा चांद के रचनाकार है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है सुमित्रानंदन पद। तो यहाँ पर देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही है सुमित्रानंदन पद, मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए कि लोकायतन विधा है काव्य विधा, यानी कविता से श्रेणी से है। तो गा वाले क्या है देखिए, यानी जो एडजेक्टिव जैसे ये गा है इसका ऑप्शन सही है दूसरा वाला, तो गा ऑप्शन सही है कविता, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया। आपको इतना क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। ये देखिए आपके गद्यांश पेपर में 2 गद्यांश दिए होते हैं, ठीक है। ये 2 गद्यांश दिए हुए पेपर में, टोटल 10 नंबर का आपके पेपर में गद्यांश दिए जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। आपको करना केवल क्या है 2 ही है, सॉरी केवल आपको करना 1 ही है, 2 दिए जाते हैं गद्यांश, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 5 गुणे 2 10 नंबर, यानी 10 नंबर आपको ऐसे फालतू में तो दिए रही जाएगी और ये फ्री के नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं स्टूडेंट, फ्री के नंबर होते हैं। अब ये भैया कहोगे कि फ्री का सर कैसे मिलेगा, तो मैं बताऊंगा ना सारी चीज़ें, आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बस वीडियो को उस पर आप बने रहिए और जो मैं बता रहा हूँ उसको आप देखिए, अच्छे से देखिए, ठीक है। तो ये देखिए 2 आपके अथवा करके गद्यांश दिए हुए हैं और इनमें हमें जो 5 प्रश्न देखने को मिलेगा और इन्हीं 5 प्रश्नों का हमें उत्तर लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 गुणे 2 यानी 2 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चन, 10 नंबर आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर दिया हो कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित उसके प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसके भी 5 प्रश्न दिए हुए और इसके भी 5 प्रश्न दिए हुए, तो हमें इन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ये देखिए ये तो आपका बहुविकल्पीय हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर आ चुका है स्टूडेंट कौन सा, गद्यांश को हल करने का तरीका, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने दोनों में से कौन सा किया है, ये देखिए प्राचीन साहित्य में, यानी ऊपर वाला मैंने किया है स्टूडेंट, ये वाला गद्यांश को सॉल्व किया है। अब देखिए भैया एग्जामिनर कैसे जानेगा कि आपने कौन सा गद्यांश सॉल्व किया है, तो उसके लिए भैया एक सबसे आसान और सबसे सरल उपाय ये है कि आप एग्जामिनर को बता दें, खुद बता दें भैया कि सर मैंने पहला वाला किया या सेकेंड वाला किया है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 के अंतर्गत आता है, मैं दिखा दूँ आपको। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिख दिया है मैंने, ठीक है। और उसमें बाद में देखिए यहाँ पर संकेत लिख दिया है, यानी जो आंखें का 2 वर्ड है ये उठा के मैंने यहाँ पर, और लास्ट का जो 2 वर्ड है उठाकर यहाँ पर लिख दिया है। देखिए संकेत में कि प्राचीन साहित्य में फूलों का उल्लास, यानी डॉट डॉट करके फूलों का उल्लास, इस तरह से मैंने लिख दिया है। अब एग्जामिनर जो है भैया इससे पहचान जाएगा कि बच्चे ने पहला वाला हल किया है या दूसरा वाला हल किया है, ठीक है। इतना जान गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 5 प्रश्न दिए हुए हैं, तो हमें 5 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पर प्रस्तुत जो गद्यांश इसके पाठ और लेखक का हमें नाम लिखना है, तो हमें क्या अच्छे से पढ़ लेना है। नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इसमें मैं की पॉइंट बताता हूँ जो आप लोग देख लीजिए, आप लोग को चैप्टर उसके लेखक का नाम पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए अशोक दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में और भी मैं आपको अशोक दिखाता हूँ। एक ये अशोक दिख गया, एक ये यहाँ पर देखिए फूल दिख गया, फिर अशोक दिख गया, ठीक है। और मैं आपको अशोक दिखाता हूँ, वृक्ष दिख गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए रत्नावली दिख गया, कंदर्प दिख गया, उत्सव दिख गया,
ठीक है। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पर वृक्ष दिख गया, जहाँ पर वृक्ष और अशोक की बात हो जाए वहाँ पर आप लोग समझ जाइए माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर अशोक की फूल चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है और ये पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया स्टूडेंट, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बता रहा है, मेरे पता चल गया, आप लोगों को भी पता चल गया। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहले के अंतर्गत आता है, तो इसको मैंने लिख दिया है पाठ का नाम। पाठ का नाम क्या है, अशोक के फूल। लेखक का नाम क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है स्टूडेंट, कॉपी देखिए। ठीक है, और बोर्ड परीक्षा में ऐसे लिखना है, टॉपर भी भैया इसी तरीके से लिखता है। ठीक है, शब्दों में गैप रखिए, राइटिंग से लिखिए और कॉपी को जो है साफ तथा सुथरा रखिए। काफ़ी लोग मैं देखता हूँ कि गंदगी बचा देते हैं, वहाँ पर क्या काट पीट कर देंगे। ठीक है, गलत होगा और उस पर हाथ वाथ रख कर, यानी ज़्यादा हाथ रख कर उसको धब्बा बना देंगे यानी कॉपी में। ठीक है, या पानी का बूंद गिर गया, कुछ भी हो जाता है ना स्टूडेंट, तो वहाँ पर क्या कॉपी भद्दी दिखने लगती है और एग्जामिनर डिमोटिवेट हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको ये गलती नहीं करनी है। दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित तंत्र की व्याख्या कीजिए। अब देखिए रेखांकित तंत्र की व्याख्या कैसे करना है, ये देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या यानी यहाँ से लेकर जो आपका यहाँ तक इसका व्याख्या हुआ है कि प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती है। यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए इसे बददोत्सव कहते हैं, महाराजा भोज। तो यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक आपको भैया व्याख्या करना है, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका अर्थ बताया हुआ है। अब आपको अर्थ नहीं आता तो भैया यही उठाकर लिख दीजिए, लेकिन आपको आता है तो आप इस तरह से कीजिएगा। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। काले पेन से आपको लिख देना है और ये जो काला स्केच लिया था स्टूडेंट, मैं बार बार यही बताता हूँ, इसका काफ़ी स्टूडेंट विरोध करते हैं, लेकिन इसका विरोध नहीं, आपको इसका उपयोग लेना है और वो भी सही पॉइंट पर। ठीक है, इससे आप लिखिए ना, इससे आप अंडरलाइन कीजिए, वो भी पटरी की यानी स्केल की सहायता से। ठीक है, ताकि आप देख सकते कितना अच्छा हेडिंग लग रहा है। ठीक है, हेडिंग पर एग्जामिनर और आपकी लिखावट पर एग्जामिनर खुश होता है, इंप्रेस होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने रेखांकित अंश की व्याख्या, कितना प्यारा लिखा है कि प्राचीन साहित्य में अशोक के वृक्ष की पूजा से संबंधित उत्सवों का बहुत ही सरल वर्णन मिलता है। ठीक है, इस तरह से मैंने लिखा है, यहाँ पर आप देखिए बहुत ही प्यारा अच्छे से लिखा है और शब्दों में गैप है स्टूडेंट। आप दूर से यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट, फिर भी क्या है आप ऊपर से देख रहे हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर आएगी। यहाँ पर कोई काट पीट नहीं है, कोई मिस्टेक रही है, सारी चीज़ें सही है। अब देखिए दो क्वेश्चन जो है कंपलसरी होता है, गद्यांश और रेखांकित अंश की व्याख्या। बाकी के जो 3 क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पर देखिए बददोत्सव किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्राचीन साहित्य के आधार पर वात्सव में पूजा अशोक के वृक्ष की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता के होते, इसे बददोत्सव कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से लेकर आपको, ठीक है, यहाँ तक इसका एक प्रकार से ये तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से लेकर माय डियर यानी शुरू से लेकर आपको जहाँ तक रेखांकित अंश की, रेखांकित अंश की नहीं, यहाँ पे देखिए कहते हैं यानी इसे बददोत्सव कहते हैं। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख दीजिए, इसका राइट आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद में देखिए इतना आपको समझ में आ गया और है यहाँ पर कॉपी में, हाँ ये देखिए उसके बाद में देखिए क्वेश्चन क्या दिया, चौथा नंबर के किन ग्रंथों से इस उत्सव की जानकारी मिलती है। तो देखिए यहाँ पे देखिए कौन सी ग्रंथ है स्टूडेंट, यहाँ से लेकर आपको, ठीक है, ये वर्णन मिलता है। ठीक है, यह जानकारी मिलती है, यहाँ पर देखिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए बालविका मित्र और रत्नावली से। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से लेकर उत्सवों की, ठीक है, पर वो मिलता वर्णन मिलता है, जानकारी मिलती है, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट कि फ्री में का होता है। आप लोग और कोई वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने पूर्ण रूप से इसको सॉल्व करना बताया। आप लोग हमारी वीडियोज को देखते होंगे, आपको सारी चीज़ें पता होगी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है शब्दों का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ ये लिख सकते हैं। तो टोटल जो 5 क्वेश्चन था हमने इसका भी प्रयोग स्टूडेंट, ये जो ब्लैक स्केच का प्रयोग यहाँ पर किया है और राइट आंसर यहाँ पर देखिए शब्दों में लिखावट अच्छी सी है और गैप है शब्दों में ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को जो गद्यांश है माय डियर स्टूडेंट सॉल्व करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं गद्यांश को सॉल्व करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया।
ठीक है। तो गद्यांश कैसे सॉल्व करना मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब आ जाते हैं पद्यांश के ऊपर। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट, पद्यांश कैसे सॉल्व किया जाता है उसका भी वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगा और सारी चीज़ें मैं बताऊँगा स्टूडेंट। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, पेपर में आपका चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैंने गद्यांश आपको सॉल्व करना बता दिया, अब पद्यांश कैसे सॉल्व करना है और कॉपी में कैसे लिखना है लाइक, ये भी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, ये गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये गद्यांश दिया हुआ है और टोटल 2 गद्यांश के बाद में आपका 2 पद्यांश दिया जाता है। तो ये पद्यांश है, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखिए गद्यांश के बाद में पद्यांश है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। सेम प्रोसेस है, आपको ये पद्यांश यानी कवि किस श्रेणी से आता है, वो लेखक की श्रेणी से था। टोटल आपको यहाँ पर भी 10 नंबर पद्यांश में भी दिए जाएंगे। ठीक है, और अथवा करके 2 पद्यांश होता है पेपर में। ठीक है, 2 पद्यांश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है, यानी किसी एक को हल करना है। इसके 5 प्रश्न का उत्तर देना है। मान लीजिए कि ऊपर वाले प्रश्नों का आपको, यानी ऊपर वाले गद्यांश को आप हल कर ले जाएंगे तो ऊपर वाला कर लीजिए, नहीं तो आप नीचे वाला कर लीजिए। आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, आप कोई भी चूज करके उसके सारे आंसर, उसके बताए गए प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं कॉपी में। तो चौथा क्वेश्चन था इसमें, जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि उपयुक्त पद्यांश की शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक है, तो हमें इसको अच्छे से पढ़ना है, मुझे मालूम होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पर मुझे मालूम था, गीत चैप्टर से लिया गया है और मैथिली शरण गुप्त जी इसके रचनाकार है कि निरख सखी, यहाँ पर देखिए, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाई। ठीक है, ये मुझे पता था। अब आपको एग्जामिनर को बताना है स्टूडेंट कि मैंने पहला वाला सॉल्व किया है या आपने सेकंड वाला सॉल्व किया। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जैसा कि मैंने गद्यांश में बताया था तरीका। ठीक है, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर 4 डाल दीजिए। मैंने प्रश्नोत्तर नंबर 4 डाल दिया है यहाँ पर हेडिंग। ठीक है, हेडिंग लिख दिया है और संकेत आपको करना क्या है, निरख सखी है, तो इसको आप लिख दीजिएगा इस तरह से और लास्ट का जो 2 वर्ड है इसको आप लोग इस तरह से लिख दीजिएगा लास्ट में। ठीक है, इससे ये आइडिया लग जाए एग्जामिनर को कि बच्चे ने ये हल किया। क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ स्टूडेंट, इसलिए संकेत डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बोर्ड पेपर में एग्जामिनर जो होता है केवल एक कॉपी तो चेक नहीं करता, उसके पास पर डे 200 से 150 कॉपियाँ चेक करनी होती है। ठीक है, तो एक ही कॉपी में बैठा रहेगा तो और भी बच्चों की कॉपियाँ चेक करनी होती है। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि क्या है, इससे क्या है, एग्जामिनर देखता है आपकी लिखावट, राइटिंग देखता है आपने सही से लिखा है, जो जानकारी लिखनी चाहिए, जो संकेत लिखना चाहिए आपने सही से लिखा है, नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन वो क्या है, पॉइंट देखता है, आपकी राइटिंग देखता है, आपकी लिखावट देखता है कि आपने किस तरह से पद्यांश को सॉल्व किया है। ये देखिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उपयुक्त पद्यांश की शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो हमें पता है गीत चैप्टर से लिया गया है, यानी शीर्षक गीत है, मैथिली शरण गुप्त जी इसके कवि है। तो संकेत के तत्पश्चात मैंने यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन था, इसको मैंने लिख दिया है, शीर्षक का नाम, कवि का नाम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या यानी कि यहाँ पर देखिए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य में मैंने दर्शन पाए और नभ में मोती वारे लो ये अश्रु अर्ध भर लाए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि मैथिली शरण गुप्त जी ने इसका ऑलरेडी से क्या है, व्याख्या कर रखा है रेखांकित अंशों का। अब आपको कैसे कॉपी में लिखना है ये भी देख लीजिए। सेकंड वाला क्वेश्चन आप इस तरह से ब्लैक पेन से, ब्लैक स्केच से हेडिंग लिख दीजिएगा, ब्लैक पेन से ये आप लिखिएगा, यानी वर्ड यानी शब्द लिखिएगा और इसको क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या ब्लैक पेन से, और नीचे जो अंडरलाइन है पटरी की सहायता से। ये नहीं कि स्टूडेंट आप खुद ऐसे ही क्या है तुरंत खार बन जाए और ऐसे ही पारने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पटरी की सहायता से अच्छे से हल्के हाथों से क्या है, हेडिंग को खींचना है। इस तरह से खींचिए कि दोनों साइड दिखे ना, एक ही साइड दिखे। ठीक है, तो ये इतना आपको क्लियर हो गया। और ये देखिए, अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तीसरा देखिए कि उर्मिला द्वारा किस ऋतु का स्वागत किया गया है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कोई आपको गंदगी नहीं दिखेगी और क्या है, थोड़ा दूर दूर शब्द लिखा है, ये देखिए, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन जो था इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं कि उर्मिला द्वारा शरद ऋतु का स्वागत किया गया है। किस तरह से किया गया ये देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी का जो 2 क्वेश्चन है इसका भी आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, मैं दिखा दूँ आपको। हाँ ये देखिए स्टूडेंट,
दिया हुआ कि हंसों को देखकर उर्मिला क्या अनुमान लगाती है, तो हंसों को देखकर उर्मिला ये अनुमान लगाती है कि प्रियतम इस ओर घूमे होंगे अथवा निश्चय ही मेरे ध्यान करके मुस्काए होंगे। ठीक है, ये भी राइटिंग से लिखा गया। चौथा नंबर क्वेश्चन था, तो ब्लैक स्केच से मैंने यहाँ पर पॉइंट लिख दिया है, पॉइंट के थ्रू मैंने राइट आंसर लिख दिया है। पांचवा क्वेश्चन था कि बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने किसका आभास पाया है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर देखिए बंदूक पुष्प में उर्मिला ने प्रियतम के क्या है, यहाँ पर देखिए अंधरों का आभास पाया है। तो पांचवा क्वेश्चन का भी राइट आंसर यहाँ पर मैंने बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गद्यांश पद्यांश और जो उसके प्रश्नों थे यानी 10 बहुविकल्पीय प्रश्न था, कैसे आंसर देना था मैंने दे दिया है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से देखिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा यानी 80 शब्दों में लिखना है। ठीक है, जीवन परिचय कैसे लिखना है ये भी आपको बताऊंगा। और शुरू में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था माय डियर स्टूडेंट कि पूरी मैं कॉपी लिखकर आपको लेकर आया हूँ, यानी लाइव आपको मैं दिखाऊंगा कि टॉपर की तरह कॉपी कैसे लिखना है और आप भी ला सकते हैं 95% जिस तरह से टॉपर लेकर आते हैं। ठीक है, वीडियो देखकर ही आप लोगों को अनुभव लग रहा होगा और आप लोगों को भी विश्वास पड़ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि मैं भी जब पेपर देने गया था तो मुझे भी सारी चीज़ें नहीं मालूम थी। ठीक है, और क्या है मैं इसी तरीके से लिख कर लेकर आया हूँ, और जो टॉपर भी होता है स्टूडेंट कुछ इसी प्रकार से लिखता है, इसी तरीके से लिखता है। वो कहीं से भैया सीख कर नहीं आता कि उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लेता हो कि भैया एक्स्ट्रा उसके लिए 2 साल 3 साल सिर्फ कॉपी ही लिखता हो, ऐसा कुछ नहीं करता। वो क्या तरीका मालूम होता है, और वो तरीका जो कि देखिए पढ़ने में आप चाहे जितने भी अच्छे हो स्टूडेंट, नो मैटर आपकी राइटिंग क्या है नहीं बैठती, पढ़ने में आप अच्छे हैं ठीक है, राइटिंग आपकी नहीं बैठती तो आप बेकार हो। और आप क्या है स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे रहे, राइटिंग आपकी बैठती तो आप मीडियम हो, आपको नंबर दिया जाएगा। जहाँ पर दिया जाएगा 5 नंबर जो कि वहाँ पर आपको 3 नंबर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी राइटिंग पर मेहनत है। प्रश्न नहीं आ रहा है आपको बनाकर लिख दे रहा है, 3 नंबर आपका कन्फर्म रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से एक बच्चा होता है। तो यहाँ पर देखिए साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए जीवन परिचय देते हुए 5 नंबर दिया जाएगा, 3 नंबर आपको जीवन परिचय का और 2 नंबर इनकी साहित्यिक विशेषताओं पर। वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और जैनेन्द्र कुमार। तो इनमें आपको जीवन परिचय लिखना है। कैसे जीवन परिचय लिखना है ये देखिए, यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है माय डियर स्टूडेंट जीवन परिचय लिखने का। प्रश्नोत्तर संख्या कौन था 5 नंबर का ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या मैंने 5 लिख दिया। 5 नंबर का पहला ये देखिए पहला वाला था ना कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, तो 5 नंबर का और ये प्रश्नोत्तर संख्या 5 नंबर ये देखिए मैंने इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, अंडरलाइन कर दिया है। अब देखिए जीवन परिचय कैसे लिखना है, कॉपी में जीवन परिचय कैसे लिखना है स्टूडेंट ये देखिए। सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय होता है, ये क्या होता है बॉक्स संक्षिप्त परिचय लिखने का, जो कि टॉपर भी इसी तरीके से लिखता है। इसमें क्या होता है कि एग्जामिनर देखेगा डायरेक्ट आपका, ठीक है, क्योंकि भैया इसमें शब्द दिया है कि 80 शब्दों में लिखना है, तो वो आप लोगों को माय डियर स्टूडेंट पूरा करना पड़ेगा। 80 शब्दों में लिखा है तो उसको आप लोगों को लिखना पड़ेगा। लेकिन उससे अच्छा ये है स्टूडेंट कि आप जीवन परिचय में एक संक्षिप्त परिचय लिख दीजिए, यानी उसमें क्या है आप नाम बता दीजिए, जन्म स्थान बता दीजिए, पिता का नाम बता दीजिए, माता का नाम बता दीजिए, शिक्षा बता दीजिए और उनकी मृत्यु बता दीजिए। इसमें क्या है एग्जामिनर देखेगा आपके बॉक्स में कि सारी चीज़ें सही हैं, वो 5 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये भी देखेगा स्टूडेंट कि आपने जो 80 शब्दों का यानी बोर्ड के द्वारा जारी हुआ पेपर में 80 शब्दों का वो मांग था और आपने जीवन परिचय लिखा है तो अच्छा है। तो इस तरह से आप छोटे बॉक्स में जैसे नाम पता है, नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जन्म स्थान 1940 में मेरठ में हुआ था, पिता गोपीनाथ अग्रवाल, माता सीता देवी अग्रवाल, शिक्षा लखनऊ में हुई, मृत्यु कब हुई सन 1967 में। ठीक है, इस तरह से आपने लिख दिया। उसके बाद में जो जीवन परिचय था, जीवन परिचय आपने लिख दिया इस तरह से, खेड़ा ग्राम में हुआ था, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इस तरह से आपको सारी चीज़ें जानकारियाँ लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए साहित्यिक परिचय भी यहाँ पर दिया हुआ था, तो साहित्यिक परिचय भी लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये देखिए ठीक है, साहित्यिक परिचय आप लोगों ने लिख दिया है। यहाँ पर और भी है इनके जीवन परिचय में, देखिए साहित्यिक परिचय क्या है थोड़ी बड़े में लिखना होता है, इसलिए बड़े में लिखना होता है स्टूडेंट, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या ये एग्जामिनर देखता है। और आप लोगों ने बुक और क्वेश्चन बैंक में भी देखा होगा कि एग्जामिनर स्टूडेंट ये देखता है कि इन्होंने अपने लाइफ में किया क्या, कि इनका जीवन परिचय बोर्ड के द्वारा भैया जारी हो रहा है। तो ये जीवन परिचय लिखने का एक प्रकार से वो होता है कि जीवन परिचय आप लिख रहे हैं तो साहित्यिक परिचय आप जरूर लिखिए, क्योंकि इन्होंने कौन सी रचनाएं की, इन्होंने अपने लाइफ में क्या किया, ठीक है, उनके लिए बताया जाता है। तो जीवन परिचय में और उनकी साहित्यिक परिचयों में यानी साहित्यिक परिचय में सारी चीज़ें पता चल जाती है। यहाँ पर देखिए
और इनके बाद में इनकी कृतियों पर भी प्रकाश डाला गया है। इनकी जो रचनाएं थी, उनके निबंध थे, किस तरह से लिखा गया यहाँ पर आप देख सकते हैं। काले पेन का प्रयोग करना है और उसके बाद में अंडरलाइन जब भी कीजिए आप ब्लैक स्केच से कीजिए। इससे आप हेडिंग नहीं लिख सकते, लेकिन हेडिंग भी आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। हेडिंग आप कैसे लिख सकते हैं मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो आप लोग वो वीडियो देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या है, एक निगेटिव बात ये होता है स्टूडेंट कि आप जहाँ पर जैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे आप लोगों ने ब्लैक पेन से लिख दिया इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर कृतियाँ डालते हैं तो इस तरह से आपका वो मैच नहीं करता। तो आप जब हेडिंग डालते हैं स्टूडेंट ब्लैक स्केच से, ठीक है, तो आप कहीं पर भी जैसे बीच में भी आ गया कोई जो इंपॉर्टेंट वर्ड या कोई इंपॉर्टेंट शब्द लग रहा है, उसको आप लोगों ने काली पेन से हाईलाइट कर दिया, तो वो पॉइंट अच्छा रहता है जब आप ब्लैक स्केच से हेडिंग लिखे होते हैं। लेकिन जब आप हेडिंग भी ब्लैक से किए हो और जब उसको हाईलाइट भी किए हो भैया काली पेन से, तो उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता, ठीक है। लेकिन काफ़ी बच्चे इसका एक प्रकार से विरोध करते हैं कि सर काली पेन का उपयोग बोर्ड एग्जाम में नहीं कर सकते, हमारी टीचर ने बताया है। टीचर ऐसा कभी भी नहीं कहते स्टूडेंट कि आप काली पेन का उपयोग ना करें, लेकिन ऐसा प्रयोग करें स्टूडेंट जो कि क्या है, दोनों साइड दिखे ना, यानी एक साइड से दोनों साइड दिखे ना, वो पेन और वो कॉपी पर उपयोग कीजिएगा। मैं वीडियो अलग से लेकर आऊँगा, वो फिर सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जीवन परिचय आ गया है कवि का। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा नंबर है, यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा नंबर हमने लिख दिया है। और जीवन परिचय क्या है, मैथिली शरण गुप्त जी का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी जीवन परिचय और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालने को पूछा गया था। सेम प्रोसेस है, 5 नंबर जीवन परिचय को 80 शब्दों में जीवन परिचय लिखना होगा। तीसरा था मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, मैंने लिख दिया है पॉइंट में, यानी ये संक्षिप्त परिचय होता है जो कि डिब्बा बनाकर मैंने नाम, जन्म स्थान, पिता, गुरु और इनकी मृत्यु के बारे में लिख दिया है। एग्जामिनर देखेगा यहाँ पर भी नंबर आपको देकर अच्छी खासा बढ़ जाएगा। जीवन परिचय में देखिए जो पॉइंट मुझे हाईलाइट करने के लायक लगे वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। पेपर में भी कुछ आप इसी प्रकार से हाईलाइट कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट, ठीक है। पूरा नंबर एग्जामिनर देगा जीवन परिचय में, एक भी नंबर नहीं कट करेगा। मैं जितने भी पॉइंट इसमें बता रहा हूँ मैं पूरा पेपर आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ स्टूडेंट, कॉपी में लाइव पूरा कि कैसे लिखना है कॉपी, सारी चीज़ें पूरा नंबर देगा। 100 में से 100 नंबर आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता 24 फरवरी को, ठीक है। 100 में से 100 नंबर आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह से कॉपी लिखोगे, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल जा रही है, आप लोग इसी तरीके से कॉपी लिखिएगा। यहाँ पर पूछा गया इनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, कृतियों पर प्रकाश डाल दिया है, ठीक है। और मैंने जीवन परिचय पूरा लिख दिया है। इसी तरीके से जीवन परिचय आप लोग लिखिएगा, ठीक है। काले पेन से आप लोग पहले नाम, जन्म स्थान, पिता, गुरु इस तरह से लिख दीजिएगा। फिर नीले पेन से यानी ब्लू पेन से मैथिली शरण गुप्त सन 1886 क्या है 86 ईस्वी में इनका जन्म, चीरगांव, सेठ रामचरण गुप्त महावीर प्रसाद इनके गुरु थे, मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को। इस तरह से मैंने लिख दिया इनका ये सारी चीज़ें, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन की कहानी कला के आधार पर बहादुर कहानी का उद्देश्य कीजिए या उद्देश्य लिखिए, ठीक है। अधिकतम सदुसीमा 80। 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी होता है और हर साल पेपर में पूछा जाता है। अथवा करके आप पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी मैं स्टूडेंट करके लेकर आया हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए बहुत ही, इसीलिए मैंने स्टूडेंट बताया था कि आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। देखिए अथवा करके पंचलाइट कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं यहाँ पर देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या मैंने 6 लिख दिया है, 5 नंबर दिया जाएगा। 80 शब्दों में ये भी लिखना होता था। पंचलाइट यानी गोधन का चरित्र चित्रण, यानी जो उनके पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र हैं वो गोधन है, उनका चरित्र चित्रण कैसे करना है ये देखिए। पूरा आप लोग हेडिंग देख सकते हैं स्टूडेंट, हेडिंग देखिए, ठीक है। पंचलाइट कहानी मैंने लिख दिया है, जो इसमें यानी इनकी विशेषताएं बतानी होती थी पंचलाइट कहानी में। योग्य युवक, गुणवान, ये सारी चीज़ें मैंने लिख दिया है, यानी योग्य युवक है या गुणवान है। इसमें और भी पॉइंट है वो इंक्लूड है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए स्टूडेंट क्या है, निडर, उसके बाद में वर्ग भेद से दूर, यानी जो भी पॉइंट था हेडिंग के थ्रू मैंने अच्छे से समझाने का प्रयत्न किया है। ऐसा ही पेपर में आप लोग भी समझाइएगा कहानियाँ को, कहानी जो होता है हिंदी में इसी तरीके से लिखिएगा। अतः लास्ट में निष्कर्ष निकलता है कि अतः कहा जा सकता है कि गोधन ग्रामीण परिवेश में पलने बढ़ने वाला उपयुक्त गुणों से युक्त एक आदर्श लड़का है, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसमें लिखिएगा जो कि कहानी होता है। अथवा करके आप पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र जो कि गोधन है उसका आप लोगों ने लिख दिया है, यानी एक प्रकार से उस कहानी का आप लोग
चरित्र चित्रण यानी उसका उद्देश्य जो था, एक प्रकार से जो उसका एक प्रकार से वो था, विशेषता है, वो आप लोगों ने लिख दिया है। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं राइटिंग। देखिए राइटिंग पर ही एग्जामिनर फिदा होता है। बच्चे का जहाँ पर राइटिंग अच्छी है और लिखा अच्छा है, कोई काट पीट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई काट पीट आप लोगों को नहीं दिखेगा। ठीक है, सारी कॉपी साफ तथा सुथरा लिखी गई है। ठीक है, बस आप लोग लिखते रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। उसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन की स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, यानी यूपी के जो हमारे विद्यार्थी हैं उन्हें के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग खंड काव्य लगता है। अधिकतम शब्द सीमा क्या है? 80 शब्दों में एक प्रकार से ये खंड काव्य होता है। पहला क्वेश्चन है कि मुक्त यज्ञ खंड काव्य के किसी एक घटना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट, तो कौन सा खंड काव्य लगता है मैं आपको एक बार दिखा दूं। ये देखिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में माय डियर में बात करूं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में त्यागपति खंड काव्य लगता है। और आपके डिस्ट्रिक्ट में भी कौन सा खंड काव्य लगता है उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग इसी तरीके से चाहे जो खंड काव्य हो पेपर में लिखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 7 का था। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 7 का अथवा करके दिया हुआ था। ये देखिए हमने इस पर किया त्यागपति खंड काव्य के आधार पर राजश्री का चरित्र चित्रण किया है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 7 का यहाँ लिख दिया है। और ये देखिए यहाँ पर देखिए एक्स वाला था ना, तो इसमें देखिए त्यागपति खंड काव्य राजश्री की विशेषताएं। ठीक है, अब ये देखिए राजश्री सम्राट हर्षवर्धन की छोटी बहन है। हर्षवर्धन के चरित्र बाद राजश्री के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। सबसे पहले पॉइंट में माता पिता की लाडली, यानी जो पॉइंट था, जैसे यहाँ पर देखिए इसको ये जो पॉइंट था कि प्यारी है, कवि कहता है कि माँ की ममता की मूर्ति राजश्री सुकुमारी थी, सदा पिता की माँ और प्राणोपम प्यारी थी। ठीक है, इस तरह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आप लोगों को लिखना है। यानी जहाँ पर भी स्टूडेंट आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़, उसको हाईलाइट कर दीजिए। ब्लैक पेन से तुरंत हाईलाइट कर दीजिए, आप सोचिए मत। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर भैया यही पॉइंट पर देखकर वो 5 नंबर देकर आपको आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिखिए और जो है एक प्रकार से हेडिंग से लिखिए, 1 2 3 करके हेडिंग से अच्छे से लिखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, हेडिंग से लिखा है आदर्श नारी, सुशिक्षित एवं ज्ञान संपन्न, त्यागमयी नारी। और लास्ट में जो निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रकार राजश्री का चरित्र एवं आदर्श भारतीय नारी का चरित्र उसके पतिव्रत धर्म, देश धर्म और करुणा के आदर्श निश्चय ही अनुकरणीय था। ये भी 80 शब्दों में आप लोगों को जो है खंड काव्य लिखना होता था। तो पेपर में आप लोग इसी तरीके से खंड काव्य लिखिएगा। तो स्टूडेंट 50 नंबर का जो क्वेश्चन था, 50 नंबर का कॉपी में कैसे लिखना था, सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके बता दिया हूँ और कॉपी में लिखने का तरीका बता दिया कि कॉपी में कैसे आप लोगों को लिखना है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर का नंबर का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, 2 आपके यहाँ पर संस्कृत के गद्यांश दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, संदर्भ लिखना है जिसके लिए एग्जामिनर आपको 2 नंबर देगा, और हिंदी में अनुवाद करना है जिसके लिए आपको 5 नंबर एग्जामिनर देगा। टोटल आपका 7 नंबर का एक संस्कृत का गद्यांश कंप्लीट है। ठीक है, तो इसका ये संस्कृत में, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। कैसे करना है यहाँ पर आप दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट बी कॉपी आपको लेना पड़ सकता है। जब आप इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट तो आपको बी कॉपी लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है। हाँ, ये देखिए कॉपी है। ठीक है, ये देखिए मान लीजिए कि भैया मेरे ऊपर वाला हल किया है, ऊपर वाला नहीं हल किया है तो मुझे नीचे वाला, जैसे मुझे नीचे वाले का अनुवाद करना आता है तो मैंने ये नीचे वाला कर लिया। ये देखिए स्टूडेंट, देखिए एग्जामिनर को यहाँ पर भी आपको संकेत के थ्रू बताना होगा कि भैया मैंने ये वाला गद्यांश को, संस्कृत के गद्यांश को सॉल्व किया है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 नंबर का लिख दिया है। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 8 नंबर का। ठीक है, अथवा करके मैंने यहाँ पर देखिए, अथवा नहीं संकेत लिखा है। ये देखिए अतिथे शकुनी, यानी जो राइट आंसर है यहाँ पर देखिए मैंने संकेत के थ्रू इस तरह से लिख दिया। लास्ट का जो 2 वर्ड है, यानी जो लास्ट का 2 वर्ड है उठाकर यहाँ पर मैंने लास्ट में लिख दिया है। ठीक है, इतना सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, क्योंकि संकेत में ये पहचान एग्जामिनर को पहचान कराना होता है कि सर जी मैंने ये वाला जो है संस्कृत का गद्यांश हल किया, ये श्लोक हल किया है। ठीक है, अब भैया एग्जामिनर जान जाएगा कि बच्चे ने ये वाला किया है। अब यहाँ पर करना क्या, आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ देखिए कैसे लिखना है, जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर यानी ये जो आपका संदर्भ ये है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर से लिया गया संस्कृत का गद्यांश है। तो संदर्भ में लिखिए, ये देखिए संदर्भ थोड़ा इस तरह से मैंने जिग यानी एक प्रकार से ये
क्या बना दिया है, खूबसूरती के लिए लिख दिया, इस तरह से कर दिया है। संदर्भ आप इस तरह से मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया, नीचे हाईलाइट कर दिया है ब्लैक स्केच से। लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के जातक कथा पाठ के उल्लू का जातकम शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, उल्लू का जातकम शीर्षक से क्या है भैया, उद्धृत है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से, ये संदर्भ था, 2 नंबर यहाँ पर दे दिया जाएगा। अब अनुवाद क्या है, यानी आपका दिया हुआ कि अतिथि शकुनी, यहाँ पर देखिए इसके बाद एक पक्षी ने सबका, देखिए सर्वस्व, इस तरह से किया है कि एक पक्षी ने सबका मत जानने के लिए 3 बार सुनाया घोषणा की। तो ठीक है, इस तरह से अनुवाद करना है। ये संस्कृत का इसी का अर्थ, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, या आप लोगों इंग्लिश का पेपर देते हो स्टूडेंट, इंग्लिश के पेपर में जो है हिंदी में एक प्रकार से सारे वाक्य लिखे होते हैं और उसको क्या है ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना होता था। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, संस्कृत में इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखना है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। तो ये दिया होता था, इस तरह से आपको अनुवाद हल करना है। ठीक है, दूर लिखिएगा, इसका ये संस्कृत में सीखा आप अर्थ हिंदी में अच्छे से दूर से राइटिंग से अनुवाद यहाँ पर देख सकते हैं, ये किया गया है। 7 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं कट करेगा जब आप लोग इस तरह से संस्कृत का जो है गद्यांश सॉल्व करेंगे। उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का साथ संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी किसी एक का आपको यहाँ पर भी करना है, श्लोक कह लीजिए इसको, या आप लोग पद्यांश कह सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से हिंदी में गद्यांश और पद्यांश होता है, सेम ये संस्कृत का पद्यांश है। ठीक है, इसमें भी 2 आपके श्लोक दिए होते हैं, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना होता है। सेम प्रोसेस है, 7 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा, 2 नंबर संदर्भ के लिए, 5 नंबर इसका हिंदी में जब आप अनुवाद करेंगे तब। ठीक है, तो कैसे करना है ये देखिए। प्रश्नोत्तर संख्या मैंने खा लिख दिया है, देखिए 8 नंबर का खा संकेत लिख दिया है, यानी मैंने ऊपर वाला किया है कि जल बिंदु निपातन, उसके बाद में लिख दिया है धनस्य चा, इस तरह से लास्ट में लिख दिया है। तो ये संकेत हो गया। सभी में आपको इसी तरीके से अप्लाई करना है, ये नहीं कि आपको जो आता है आप कर दीजिए, नहीं करना है आपको। जैसे मान लीजिए कि आपने गद्यांश और पद्यांश में कर दिया है, फिर आप संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश में नहीं करना चाहते, तो ऐसा मत कीजिएगा, आप सभी में कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर्स इससे क्या है ढूंढने में आसानी हो जाती है और तुरंत वो पकड़ लेता है, पेपर से पकड़ लेता है कि भैया बच्चे ने ये वाला किया है, ये वाला सॉल्व किया है। ठीक है, तो देखिए इसमें संदर्भ क्या कि इसका एक अलग तरीका होता है पद्यांश का सॉल्व करने का। देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान पाठ से अवतरित है। यानी चैप्टर का नाम है सुभाषित रत्नान, ये चैप्टर का नाम है निपत दिलीप। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक का हमें हल करना था, ऊपर वाला मैंने सॉल्व कर दिया है। इसका हिंदी में अर्थ लिख दिया है, ये देख सकते हैं, अनुवाद कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग अनुवाद कीजिएगा। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हुए हैं और इन चारों प्रश्न का हमें उत्तर संस्कृत में यानी किन्हीं 2 प्रश्नों का देना है। 2 नंबर एक प्रश्न पर दिया जाएगा। जब एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिख देंगे तो 2 नंबर दिया जाएगा। टोटल हमें 2 प्रश्नों का हल करना है, जिसके लिए 4 नंबर एग्जामिनर देगा। ये देखिए 9 नंबर का जैसे मैंने पहला वाला हल किया है, तो ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या मैंने 9 लिख दिया है। ये इसका मैंने पहला वाला हल किया है, तो इस तरह से राइट आंसर मैंने लिख दिया है। यानी जो राइट आंसर डायरेक्ट आता है वो लिख दीजिए। राजा भोज सीता प्रभात वर्णन इति प्रवाह, 2 नंबर यहाँ पर दे दिया जाएगा। सेकंड वाला है कि दिलीप कश्यप प्रदेश राजा अस्ति, तो यहाँ पर देखिए दिलीप समग्र भूमंडल से राजा अस्ति, इस तरह से राइट आंसर लिख दिया। 4 नंबर आपको प्रश्नोत्तर संख्या 9 में दिया जाएगा। एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं कट करेगा स्टूडेंट, ये गारंटी है, 100% गारंटी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैं और दिखाना चाहूँगा, सॉरी, हाँ ये देखिए, ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि रोद रस अथवा वात्सल रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण लिखिए। तो ये भी हर साल आपके पेपर में आता है। ठीक है, रस छंद अलंकार आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पेपर में भी बताता हूँ कि हर साल ये पेपर में आता है। 6 नंबर आप लोगों का ये कन्फर्म कर देगा, यानी रस में 2 नंबर, छंद में 2 नंबर और अलंकार में 2 नंबर, टोटल 6 नंबर का ये होता है और ये पक्का आपको मिलेगा। देखिए 10 नंबर के नंबर में जैसे मैंने वात्सल रस का हल किया, तो ये देखिए मैं दिखा दूं कॉपी में कैसे लिखना है।
प्रश्नोत्तर संख्या मैंने 10 लिख दिया है। 10 नंबर का नंबर था वात्सल रस, यानी इन दोनों में से अथवा लगा है, रौद्र रस का कर सकते हैं या वात्सल। इसका हमें क्या करना है, परिभाषा और उदाहरण लिखना है। परिभाषा के लिए 1 नंबर, उदाहरण के लिए 1 नंबर, टोटल 2 नंबर दिया जाएगा। तो वात्सल रस का मैंने परिभाषा लिख दिया है कि इस रस का स्थायी भाव यहाँ पे देखिए वत्सलता है, बालकों के प्रति बड़ों का जो स्नेह होता है, बड़ी वत्सल, यहाँ पे देखिए वत्सल है जो पुष्ट होकर वात्सल रस के परिणत होता है। तो ये एक प्रकार से परिभाषा है। इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं किस तरह से है। सेम उसी प्रकार से यमक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा, तो मेरे यमक अलंकार का परिभाषा और उदाहरण दे दिया है। यहाँ पर भी मुझको 2 नंबर दे दिया जाएगा। खा नंबर यमक अलंकार, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो यमक अलंकार होता है। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर यमक अलंकार का भी परिभाषा स्टूडेंट लिख दिया है। इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण क्या था, यहाँ पर देखिए उदाहरण लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 1 नंबर में उदाहरण का भी दिया जाएगा। देखिए काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले, तो इसको आप लोग काली पेन से लिख दीजिएगा। और क्या है, हेडिंग भी आप लोग काली पेन से, लेकिन जो आपका परिभाषा है और उदाहरण है इसको आप लोग क्या है नीले पेन से लिखिएगा। यहाँ पर मैंने काली पेन का प्रयोग नहीं किया है, तो यहाँ पर आप लोग काली पेन का कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आप देख सकते हैं कि परिभाषा और उदाहरण दोनों में क्लियरिटी दिख रही है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो 2 नंबर एग्जामिनर देखकर और राइटिंग से लिखिएगा स्टूडेंट। यहाँ पर देख सकते हैं राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और मैं पूरा वीडियो में यही बताता हूँ, राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर देखिए चौपाई भी है, तो चौपाई के लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये देखिए चौपाई भी है। ठीक है, तो 2 नंबर का ये भी होता है। चौपाई अथवा रोला छंद का लक्षण है, उदाहरण लिखिए। तो अथवा करके है चौपाई का, जैसे मैंने किया है। देखिए चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया। इसका उदाहरण देखिए कि शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखानी, और निज निज सब रुच सहेले ही बुलाई सहित स्नेह राम दुई भाई। तो इसमें मात्रा लगाना होता था, मात्रा वाला मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसी तरीके से आप लोग मात्रा लगाइएगा, और जो उदाहरण है इसको आप लोग काली पेन से लिखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ है और सारी चीज़ें किस तरह से लिखनी है सब मैं बता रहा हूँ आपको। पूरी कॉपी में लिख कर लेकर आया हूँ, सारे डाउट में क्लियर करूँगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का निबंध होता है, इन चारों में से किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। जैसे कि मैंने लिख कर लेकर आया हूँ भारत के भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान के ऊपर। ठीक है, इस पर मैं स्टूडेंट निबंध लिख कर लेकर आया हूँ, ये देखिए। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या मैंने यहाँ पर लिख दिया है 11। भारत में भ्रष्टाचार की समस्या, विचार बिंदु आप लोग लिखिएगा स्टूडेंट इस तरह से, यानी इसमें कौन सी पॉइंट आप लोग लिखने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे इसमें प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, भ्रष्टाचार के बारे में आप बता रहे हैं तो भ्रष्टाचार के बारे में इस तरह से, भ्रष्टाचार के विविध रूप, राजनीतिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार के उपाय, कारण, ठीक है, दूर करने के उपाय, इस तरह से इसमें जो पॉइंट है इस तरह से आप लिखिएगा। राइटिंग से लिखिए स्टूडेंट, क्लियर। ये देखिए, ठीक है, प्रस्तावना, भ्रष्टाचार के विविध रूप, फिर ये देखिए, ठीक है, राजनीतिक भ्रष्टाचार, फिर देखिए भ्रष्टाचार के कारण क्या है, मैं दिखा दूँ आपको। हाँ, ये देखिए भ्रष्टाचार के क्या कारण है। ठीक है, राइटिंग से लिखा गया सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए, राइटिंग से। और भ्रष्टाचार के दूर करने के उपाय क्या है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हेडिंग के थ्रू, पॉइंट के थ्रू। ठीक है, लास्ट में उसमें सहार जो कि पूरा कंक्लूजन होता है वो लिख दिया है मैंने। तो इस तरह से आप लोग बोर्ड एग्जाम में जो है निबंध लिखिएगा स्टूडेंट, जो कि यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। ठीक है, किसी एक टॉपिक पर। उसके बाद में देखिए 12 नंबर का नंबर क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या था मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि सच्चनम का सद विच्छेद होगा, जैसे यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही है। जिस तरह से मैंने आपको शुरुआत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दिखाया था, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 12 नंबर का नंबर का क्वेश्चन है, उसका पहले नंबर का गा वाला राइट आंसर सही है, ये देखिए। ठीक है, दूसरे का आपका गा वाला राइट आंसर सही है, तीसरे का व्यंजन। तो जो राइट आंसर सही है, यानी पहले का सच्चनम, दूसरे का गा नमस्ते, तीसरे का व्यंजन प्लस संधि, इस तरह से मैंने लिख दिया है। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर नंबर 12 नंबर का देखिए, 12 नंबर का यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए 12 का खा नंबर, ये देखिए इसमें समास का है। 2 क्वेश्चन है कि इसमें क्या है, पहले वाला का आपका गावला सही है, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद में और दिखा दूँ मैं, ये देखिए महावीर में प्रयुक्त समास कौन सा है, कर्मधारय समास। ठीक है, तो दूसरे वाले का भी का ऑप्शन सही है, तो इसको भी मैंने लिख दिया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 13 नंबर का नंबर का पहला क्वेश्चन, तो प्रश्नोत्तर संख्या 13 नंबर का नंबर का पहले क्वेश्चन का खा वाला राइट आंसर सही है, अनियर।
दूसरे का आपका का वाला, तो दूसरे का का धीमान, यानी जो राइट आंसर सही है ऑब्जेक्टिव की थोड़ा इस तरह से आप राइटिंग से लिखिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या हेडिंग प्यारे अक्षरों से और अपनी प्यारे मुलायम हाथों से लिख दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। काट पीट मत कीजिएगा स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और आप इसके लिए आप घर पर ही एक प्रकार से घर पर ही रिहर्सल कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर ही, ठीक है। 3 घंटे का एक टाइमर सेट कर लीजिए और पेपर कोई मॉडल पेपर मेरा ले लीजिए, ठीक है। उस मॉडल पेपर के थ्रू आप वो पेपर को सॉल्व कीजिए। एक समझ लीजिए एक प्रकार से आप समझ कर घर पर तैयारी कीजिए कि भैया 3 घंटे मेरा पेपर चल रहा है और इसी तरीके से आप पेपर की तैयारी में पेपर दोगे। तो जब आपका रिहर्सल रहेगा स्टूडेंट, तो आप कॉपी बहुत ही अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है। जब आप उस चीज़ का प्रयास करते हो, क्योंकि कहा गया है प्रयास ही सफलता की कुंजी है, तो प्रयास आप करते रहिए। उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या का नंबर दिया है, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 13 नंबर का खा नंबर दिया है। इनमें से जैसे मैंने कृष्णाय नंबर का किया है, ठीक है। इसमें देखिए किसी एक पद का विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो कृष्णाय नमः यानी सेकंड वाला, कृष्णाय नमः यानी कृष्ण को नमस्कार, इसका नियम क्या है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। विभक्ति क्या है, चतुर्थ विभक्ति, ठीक है। इस तरह से आप लोग कीजिएगा, 2 नंबर यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। किसी एक का करना था तीनों में से, जैसे वृक्ष का फल यानी पंचमी विभक्ति थी, इसमें वृक्ष से फल गिरता है, इसका ये एक प्रकार से नियम है, सूत्र है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र के प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए। तो किसी एक टॉपिक पर हमें पत्र लिखना था, दोनों में से, जैसे मैंने इस पर लिखा है कि ऋण प्राप्ति हेतु भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट मैंने लिखकर ऑलरेडी लेकर आया हूँ। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 14 लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि सेवा में प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, विषय क्या है, ऋण प्राप्ति है तो आवेदन पत्र। अब यहाँ से मैंने सारी चीज़ें बता दिया कि महोदय, जो इसे एक प्रकार से स्टूडेंट सीरियल से लिखिएगा, ये देखिए सीरियल से आप लोग स्टूडेंट लिखिएगा। इसमें क्या है, एक नहीं कि एक अक्षर उधर हो एक अक्षर उधर हो, इस तरह से नहीं, सीरियल से लिखिएगा पत्र, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिखिएगा, धन्यवाद दीजिएगा, काले पेन से भव दिए, और यहाँ पर आपने नाम लिख सकते हैं, नहीं तो जो बुक में दिया हो वही नाम लिख दीजिएगा। धन्यवाद सही, जो दिनांक होगा, जैसे आप लोगों का 24 फरवरी को पेपर है, तो इस तरह से मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग पत्र लिखिएगा। और बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा पत्र आता है आप लोग ये वीडियो भी जाकर चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल मैंने जो पूरा पेपर था ये मैंने सॉल्व करके आप लोगों को बता दिया है स्टूडेंट। और कॉपी में कैसे लिखना है आप लोगों को पत्र या आपको और भी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है स्टूडेंट। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, ठीक है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि इसको बनाने के लिए और कॉपी को लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है स्टूडेंट। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट का कॉपी का वीडियो लेकर आऊँगा और आपको सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप जानकारी के थ्रू बताऊँगा अच्छे से। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।